जानकारी भी मिल जाएगी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम आधुनिक भारत को देख रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, कौन कौन से छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर लगभग हम आ चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी हो रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये कुछ कृषक आंदोलन दिए गए हैं, उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं। तो पहला है बिजौलिया। तो बिजौलिया विजय सिंह पथिक का है, सही है स्टेटमेंट। और आपको पता है कि ये लगभग सारे कृषक मूवमेंट किस कारण हुए हैं कि उन्होंने लगान अदायगी के कारण उनकी ज़मीन छीन ली गई या भू राजस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जमींदारों ने और अंग्रेज़ों ने बहुत शोषण किया, इसी सब कारणों से ये भू आंदोलन हुए हैं। तो विजय सिंह पथिक है, सही स्टेटमेंट है, सही है। अवध कृषक आंदोलन गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पावना आंदोलन हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये गलत है। पावना आंदोलन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, इन सब के नेतृत्व में हुआ है, प्रमुख नेता ये थे। तो यहाँ पे सी युग्म जो है गलत है। और आखिरी है नील आंदोलन दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, ये ठीक है। तो सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी, क्योंकि युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी कि लगान अदायगी को रोककर पैमाइश की माप में परिवर्तन एवं अवैधानिक करों की समाप्ति तथा लगान में कमी की जाए। और यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहाँ पे सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की है वल्लभ भाई पटेल ने। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हमने मद्रास ट्रेड यूनियन देखी थी और काफ़ी सारी हम और चीज़ें इसमें देख चुके हैं। और प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 3, अवध कृषक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरीशंकर मिश्र ने यूपी किसान सभा का गठन किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। अभी हमने पीछे भी देखा था इनके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट है, इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने संभाला जो महाराष्ट्र के थे, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। मूलतः ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र से थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस तथा खिलाफत ने एका आंदोलन की शुरुआत की, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था और ब्रिटिश लोगों ने इनका दमन भी कर दिया था 1922 में। कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आंसर सी लिखा है, जबकि आंसर होगा डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1937 के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1937 में चुनावों में 11 प्रांतों में से 8 में से कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। तो ये बताइए स्टेटमेंट ठीक है गलत है? ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि 11 में से केवल 8 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। वो कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 4 तो नॉर्थ इंडिया के थे और 1 साउथ इंडिया का था। और इसके बाद उन्होंने मिली जुली सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाई थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, सिंध में और असम में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, सही है। हमने अभी देखा बंगाल में और पंजाब में उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, मिली जुली भी नहीं बनी थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक ने सरकार बनाई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो 2 और 3 कथन सही हैं, सत्य कथन ही पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, 1937 के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य वामपंथी नेता सरकार में हिस्सा लेने के पक्ष में थे, सही स्टेटमेंट नहीं है ये।
ये क्या कहते थे, कांग्रेस में जो सरकार में भागीदारी की बात हो रही थी तो इस बात पे मतभेद हो गया। जवाहरलाल नेहरू और वामपंथी नेता कहते थे कि नहीं, सरकार में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जबकि पटेल और दक्षिणपंथी नेता क्या मानते थे कि नहीं, हमें सरकार में हिस्सेदारी लेना चाहिए, सरकार बनाने के पक्ष में सरकार में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, हम अपने जो कुछ अनुचित बात कर रहे होंगे तो हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे, उन बातों को रोक सकेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा है, दक्षिणपंथी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को सरकार बनाने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। गलत। वामपंथी नेता ऐसा कहते थे कि सरकार नहीं बनानी चाहिए, दक्षिणपंथी तो इसके पक्ष में थे। कांग्रेस ने सरकार में भागीदारी की यह शर्त रखी कि गवर्नर प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। उन्होंने कहा हम सरकार तो बनाएंगे बट आप प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सही नहीं है कथन पूछे हैं, 1 और 2 कथन सही नहीं है, बाकी तीसरा कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा बी। और कांग्रेस शासित जो मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा हेतु एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1937 के बाद गठित सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना है। बम्बई सरकार ने कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की, सही स्टेटमेंट है। मद्रास में स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में स्वामित्व का अधिकार जमींदार से लेकर रैयतों को देने की सिफारिश की गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि जमींदारों ने बहुत ज़्यादा शोषण कर लिया था। थर्ड क्या है, संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी अधिनियम पारित कर किसानों को जोतों का पुश्तैनी अधिकार दिया गया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उनकी अनुमति के बिना युद्ध में शामिल कर दिया था। आपको पता है 1939 में हुआ है, उनसे पूछा भी नहीं गया कि आप जाएंगे कि नहीं, उनसे कह दिया कि हाँ आप भी शामिल हैं, बिना उनकी अनुमति के बिना शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध किया इस बात का और मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन मिदनापुर के तमलुक में राष्ट्रीय सरकार 1944 तक चलती रही। ठीक है, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार भी कहते हैं। तो बाकी कथन सभी सही हैं, लेकिन डी कथन यहाँ पर गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समानांतर सरकारों के में सर्वाधिक लंबे समय तक बलिया की सरकार अस्तित्व में रही, गलत है। आपको पता है समानांतर सरकार क्या होती है? माना इधर क्या है, बीजेपी की इस समय एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए लिखते हैं, बीजेपी नहीं, एनडीए की सरकार चल रही है, उसी के पैरेलल ये क्या है, यूपीए वाले क्या करें, एक अपनी सरकार चलाएं, इनका प्रधानमंत्री हो, इनका और जो भी गृह मंत्री रक्षा मंत्री सब हो, जैसे ये कहीं कमज़ोर पड़े तुरंत ये आ जाएं अपना दिखाने के लिए कि देखिए हम हैं आपके लिए, तो इसे पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं। उस समय क्या थी, केंद्र में जो है सरकार तो ऑलरेडी थी ब्रिटिश सरकार, लेकिन उन्होंने अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर ली थी। तो ये क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया, बस्ती और बम्बई में सतारा और बंगाल में मिदनापुर, इन सब जगह अस्थायी सरकार की स्थापना हो गई। और सबसे लंबे समय तक कहाँ की सरकार चली थी, सतारा की। सतारा कहाँ है, बम्बई में है, यहाँ पे सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी, तो ए कथन गलत है। मिदनापुर के तमलुक सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, सही स्टेटमेंट है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 2 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन असफल रहा, सही स्टेटमेंट है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, सन स्टैफोर्ड क्रिप्स के उन अध्यक्षता में। उसमें क्या हुआ, संवैधानिक गतिरोध को असफल रहा हल करने में। इससे स्पष्ट क्या हो गया, भारतीयों को ज़्यादा समय तक चुप नहीं रहना चाहिए और ब्रिटेन के हाथों
उनका जो भविष्य है ब्रिटेन के हाथों में नहीं छोड़ना है, जबकि अपने लिए लड़ाई लड़के अब जल्दी से हम लोग अपना वापस ले सकते हैं, और आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें हिल जाएंगी। तो इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हुआ, लोग असंतोष व्यक्त करने लगे बहुत ज़्यादा कि आप बहुत शोषण करते हैं, हमारा सब लूट करके ले जाते हैं। तो इसके कारण कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी इन लोगों को क्या लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इच्छा शक्ति फिर से जागृत हुई। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, युद्ध के दौरान बर्मा तथा मलाया में भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। जब बर्मा और मलाया से खाली करके आए ब्रिटिश, तो जिस तरीके से खाली करके आए ना, तो वहाँ उनके तौर तरीक़ों के कारण बहुत ज़्यादा असंतोष, जैसे कोई मेहमान आपके घर आए और जब वो जा रहा हो तो पता चले आपकी कुछ चीज़ें तोड़ के चला जाए, कुछ चीज़ें उठा के लिए जाए, घर में तो तूफ़ान मचा के जाए, तो आपको बहुत असंतोष होगा, गुस्सा आएगा। तो उसी तरीके से हुआ था, क्योंकि सरकार ने क्या किया, यूरोपीय बस्तियाँ तो खाली करा ली और स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य पे छोड़ दिया। कुछ इस तरीके की हरकत वो करके आए थे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं थी, इसलिए असंतोष था। तो इन सब के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा इसी सब बातों ने तय कर दी थी। और उसके बाद एक और भी कारण था कि जनता में असंतोष था, क्योंकि अतिरिक्त मूल्यों की बहुत ज़्यादा जो भू नीति थी, भू राजस्व था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये भी कारण था। सही कथन क्या है, तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जनता को दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इस समय गांधी जी थोड़ा सा दूसरे मोड में आ गए थे। कौन सा, डू और डाई, करो या मरो वाले। इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, करो या मरो वाले अंदाज में। तो गांधी जी ने क्या कहा था, फर्स्ट क्या है, सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र थे, गलत। उन्होंने ये कहा था सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र नहीं थे, लेकिन सरकार में ही रह के काम करते हुए भी क्या कहें, राजभक्ति को, कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति को घोषित कर दें। जैसे होता है ना कभी कभी कि हम ये आपके यहाँ जैसे जापान में क्या होता है, जापान में जब हड़ताल होती है तो वो हड़ताल का मतलब ये नहीं था कि वो काम करना छोड़ देते हैं, वो केवल एक पैर का जूता बनाएंगे। माना जूता फैक्ट्री के लोगों ने हड़ताल की तो एक पैर का बनाएंगे, एक पैर का जूता तो बेच नहीं सकती कंपनी, ठीक है। तो हड़ताल में भी वो काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा काम करिए, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति को घोषित कर दीजिए। दूसरा क्या है, सेना अपने सहयोगियों तथा भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, मना कर दे सेना, हम नहीं चलाएंगे गोली, सही है। छात्र शिक्षा संस्थाओं में जाना बंद कर दें और पढ़ाई छोड़ दें, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और राजा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि कुछ आंदोलनों में और 1857 के समय क्या हुआ था, राजा जो है अंग्रेजों के साथ बने रहे, अंग्रेजों के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई थी, और जबकि उन साथ नहीं आए थे, किसके, जनता के साथ नहीं आए थे। और गांधी जी ने कृषकों से ये कहा था कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर उनको लगान देते रहे। आपने देखा था ना, बिहार और बंगाल के जमींदार नष्ट हो गए थे, ये स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के आने के कारण। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा अगर जमींदार सरकार की तरफ हों तो आप लगान अदा करना बंद कर दें, और अगर सरकार के विरोधी हों तो आप उन्हें लगान जो पहले से दे रहे थे वो देते रहिए। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में शामिल हुए तथा जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने हिंसा प्रदर्शित नहीं की, सही स्टेटमेंट है। आपने भी पीछे देखा ही जमींदारों के बारे में किस तरीके की बात कही है गांधी जी ने, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इससे पहले उन्होंने क्या किया था, जमींदारों के बहुत ज़्यादा विरुद्ध हो गए थे। कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का बहिष्कार का निर्णय लिया, बिल्कुल लिया होगा। कम्युनिस्ट तो चाहते थे कि रूस जैसी, चीन जैसी यहाँ पे सरकार बन जाए, लेकिन बहिष्कार का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया था। उच्च वर्ग तथा नौकरशाह इस आंदोलन से तटस्थ रहे,
ये स्टेटमेंट ठीक है। उच्च वर्ग क्यों रहेगा, क्योंकि भाई अंग्रेजों से उसे फ़ायदा है। और नौकरशाही, जो वो आधे से ज़्यादा तो ब्रिटिश वाले थे और जो थोड़े बहुत इंडियंस थे वो भी दूर रहने लगा, नौकरी चली जाएगी। लेकिन छात्र, मजदूर और किसान, छात्र, मजदूर और किसान जो हैं इस आंदोलन की रीढ़ थे। सही कथन बताना है, तीनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, रॉयल इंडियन नेवी द्वारा किए गए विद्रोहों के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्लभेदी भेदभाव बिल्कुल था, हमेशा से वो लोग करते थे, ऊंचे पदों पर केवल आप रहेंगे, हम रहेंगे, आप नहीं रह सकते, इस तरीके की बातें होती थी। भारतीय नाविक क्या कह रहे थे, अंग्रेज सैनिकों के बराबर ही उनको वेतन दिया जाए, वो उनको नहीं दिया जाता था। वीसी दत्त की रिहाई की मांग, सही स्टेटमेंट है। एक नाविक थे वीसी दत्त को, एक जो जहाज है तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो उन्होंने लिख दिया था, इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये कहा जा रहा था प्लीज़ उन्हें छोड़िए, अदरवाइज हम आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद है इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का प्रयोग और तथा उनकी वापसी की मांग, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज पर आपको पता है मुकदमा हुआ था, तो उसके कारण भी ये आग भड़क गई थी। तो चारों कथन सही है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सिंगापुर में किया, गलत स्टेटमेंट है। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था, और कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और इन सब ने एनएस गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। इसकी स्थापना का सबसे पहला विचार मोहन सिंह के मन में आया था, तो ये गलत है, ये हुई है टोक्यो में, ना कि सिंगापुर में। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। सही कथन पूछा है तो केवल दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से संबंधित था, सही स्टेटमेंट है, सबको पता है। ये आज़ाद हिंद फौज जो हुई थी उसको जब भंग किया गया तो सरकार ने उस पर मुकदमा चलाया था, और लाल किले में ये मुकदमा चला था। बचाव पक्ष के वकील भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू तथा जवाहरलाल नेहरू थे, सही स्टेटमेंट है। यह मुकदमा रास बिहारी बोस, एसएन गिल और शाहनवाज खान पर चला, गलत स्टेटमेंट है। ये हिंद फौज के जो सिपाही थे गुरुबख्श, प्रेम सहगल और शहनवाज पर चलाया गया था। तो कौन से कथन सही नहीं है, तो एक और दो, केवल 3 कथन सही नहीं है, 1 और 2 कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभाजन के पहले लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, गलत स्टेटमेंट है। एक समिति का गठन लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में किया गया था, विभाजन समिति का गठन, ना कि लॉर्ड वेवल योजना आई थी जो काफ़ी पहले आ चुकी थी, ठीक है। इसके बाद इसके सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना तथा गांधी जी शामिल थे, बिल्कुल गलत। इसमें वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लियाकत अली थे, ना कि ये तीनों लोग। तो सही कथन पूछा है, दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस समिति का जो स्थान है विभाजन परिषद ने बाद में ले लिया था, और जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व राजेंद्र प्रसाद ने और वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इस एक्ट द्वारा भारत तथा पाकिस्तान को अलग राष्ट्र की स्वीकृति दी गई, सही स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में असम के सिलहट जिले को छोड़कर पूर्वी बंगाल को शामिल किया गया, गलत स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में क्या था? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, ठीक है। और पूर्वी बंगाल का जो असम का सिलहट जिला था वो भी सम्मिलित था, तो ये गलत हो जाएगा। रजवाड़ों को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी गई, बिल्कुल सही है। और लास्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो
और उसमें क्या हुआ था, राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया था, जो 1858 में बना था। तो बी कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के पीछे क्या कारण थे, निहित कारण बताइए। कांग्रेस मुसलमानों को स्वतंत्र आंदोलन में सम्मिलित करने में विफल रही थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि मुसलमान आ जाएं, परंतु सांप्रदायिक रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो पाया। सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा तथा लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक सकता था। बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, ठीक है। और 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और ये सब मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। तो उनको क्या था कि अब फटाफट काम जो होना है वो हो जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। और अंतरिम सरकार में भी कई मुद्दों पर असफल होने से पाकिस्तान के निर्माण की धारणा को बल मिल गया था। अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 में, उसमें भी ये चीज़ें हो गई थी। सही स्टेटमेंट है। कांग्रेस के सदस्यों को इस पर विश्वास था कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी। तो ये कथन भी सही है। उनको लगता था कि कोई बात नहीं, अभी ऐसा कह रहे हैं तो कहने दीजिए, लेकिन बाद में ये जब चले जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, जो बाद में गलत सिद्ध हुई। तो कौन से निहित कारण हैं, तीनों कारण सही हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में साम्राज्यवाद के पतन के मुख्य कारण, क्यों ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है खत्म हुआ, पतन के मुख्य कारण बताइए। हड़प्पा संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, इतने बड़े बड़े साम्राज्य हैं, वो उनका पतन हुआ, तो अंग्रेज कौन सी बड़ी चीज़ है, इनका भी पतन होना ही था। ब्रिटेन में साम्राज्यवाद का विरोध, सही है। वहाँ के लोग कहने लगे थे कि हम इतनी उदार मानसिकता रखते हैं, हम इतने हाई वैल्यूज़ पे जी रहे हैं और आप लोगों को आज भी स्लेव बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, तो ये चीज़ गलत है। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, सही स्टेटमेंट है। वहाँ पे कौन सी पार्टी आ गई थी, लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। पहले कौन सी थी, कंजर्वेटिव थी। जब लेबर पार्टी की सरकार आई थी उसी के समय पे हमें स्वतंत्रता मिली है। तो लेबर पार्टी जो होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा जो निचला तबका है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और चीन में कोमिंतांग आंदोलन की सफलता, भारत में असहयोग आंदोलन था और चीन में ये वाला आंदोलन था, इसके कारण ऐसा हुआ था। और पांचवा स्टेटमेंट है यहाँ पर, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति ने भी साम्राज्यवाद पर बहुत ज़्यादा करारा प्रहार किया था। तो पांचवा भी सही है, यहाँ पर पांचवा लिखा नहीं गया है, तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, 1943 के अकाल के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल था, सही स्टेटमेंट है ये। सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम बंगाल में तामलुक, डायमंड हार्बर, ढाका, नोआखली, इन सब में ज़्यादा प्रभाव था। दूसरा, सूखे के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई थी, गलत स्टेटमेंट है। ये मानव निर्मित अकाल था, जैसे 15 से 30 लाख लोग मारे गए और अधिकतर लोग जो है महामारी, मलेरिया, हैजा, चेचक, कुपोषण से मर गए थे। तो ये गलत है, ये मानव निर्मित अकाल है। थर्ड क्या है, बर्मा तथा दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। युद्ध का प्रचार हुआ और युद्ध व्यय के कारण खाना जो है, चावल का आयात बंद हो गया और राहत कार्य भी बहुत देर से हुए। आप देख रहे हैं यहाँ इस समय पे युद्ध चल रहा था, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए राहत कार्य भी बहुत देर से हुए और जो भी पर्याप्त भी नहीं थे। इसी कारण अकाल जो है बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया। कौन से कथन सही नहीं है, केवल कथन 2 सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, 1946 के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। 1946 के चुनाव, लीग को 50% से भी कम मुस्लिम वोट मिले, गलत स्टेटमेंट है। कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए, वहीं लीग को 86.6%। अब तो भाई पूरी तरीके से क्लियर हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, इसलिए लीग को तो बहुत ज़्यादा वोट मिले। लीग बंगाल तथा सिंध में बहुमत में रही, सही स्टेटमेंट है।
यहाँ पर थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है ये। थर्ड, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला, ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले यहाँ पे बहुमत इतना ज़्यादा नहीं मिला था, ठीक। और लास्ट है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में 102 में से 57 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ पे केवल ए कथन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, एटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एटली कौन है? प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के, जो 1927-28 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसके एक सदस्य भी थे। अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी, सही स्टेटमेंट है। इसके तहत लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने संघर्ष समाप्ति की घोषणा की, गलत है। बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग ने बंटवारे का जो आंदोलन है तेज कर दिया कि हम अलग हो जाएं, ठीक है, और बहुत जो है खूनी संघर्ष हुआ था, तो ये गलत है। और इसमें क्रिप्स प्रस्तावों के समर्थन का तत्व नहीं था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और एटली की जो घोषणा थी उसमें पाकिस्तान के निर्माण का भाव पहले से ही निहित था, अगर ये लोग चाहते तो फालतू में इतना खूनी संघर्ष नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। क्वेश्चन नंबर 21, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आए थे उनके प्रस्ताव से प्रेरित थी ये, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में जो संविधान सुधारों की योजना रखी थी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कांग्रेस में लोगों को ये प्रस्ताव ज़्यादा समझ में नहीं आया और उसे निराशाजनक और असंतोषजनक कहा, और ये कहा कि हमें स्वशासन चाहिए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं, आपने देख रहे हैं 1800 से समथिंग ये बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके वो क्या कहते थे कि सरकार के प्रस्ताव को मान लीजिए, बट लोग नहीं माने जब कांग्रेस में, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहे गए और भारत की राजनीति में चल के इनकी भूमिका बहुत कम रह गई थी, क्योंकि ये कांग्रेस से थोड़े से अलग हो गए थे। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित है? रॉलेट एक्ट 1919 का, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून जिसे कहा गया था। इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, गलत। 1878 में ऐसा हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरन सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, गलत स्टेटमेंट है। इस कानून के द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया, नहीं। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, सही स्टेटमेंट है, ठीक। तो आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक जो किसान थे उनसे संबंधित था, सभी को पता है। वो गांधी जी ने सबसे पहला ये माना जाता है उनका सत्याग्रह। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोप के जो लोग थे वो अत्याचार कर रहे थे और किसान पीड़ित थे। गांधी जी ने मध्यस्थता की और किसानों की परेशानी को दूर किया काफ़ी हद तक। क्वेश्चन नंबर 24, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण के नील किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, सही स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए कि खेती करनी पड़ रही है तो उन्हें प्रॉब्लम क्या है? उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि नील की जो जड़ें थी बहुत नीचे तक जाती थी, जो फर्टिलिटी वाटर है वो सब खींच लेती थी, बाद में चावल नहीं बोया जा सकता था वहाँ पे। सेकेंड थिंग क्या थी कि ये लोग पहले ही बहुत सस्ते दामों पे कर्ज देते थे और कहते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे और कहते थे कि आपको इतने ज़मीन पे नील करना है और हमें देना है, और चाहे वो कितना भी रेट लगा देते थे तो उतने पे देना पड़ता था, इसलिए ये लोग परेशान थे। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं?
गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, सही स्टेटमेंट है। उन्हीं के वापस लौटने के उपलक्ष्य में ही कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, जो पहले हर साल मनाया जाता था लेकिन अब बाई एनुअली यानी कि 2 साल में एक बार मनाया जाता है। दूसरा कथन क्या है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, साबरमती में की स्थापना की थी उन्होंने। तीसरा कथन है, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में शुरू हुआ। गलत है, अभी हमने देखा था चंपारण में शुरू हुआ है। तो केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? 1919 में कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट आया था। उसमें जो है बात हो रही थी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे थे कि ये जो कानून है वो गलत है और इन लोगों की गिरफ्तारी भी गलत है, तो इनको रिहा किया जाए। जनरल डायर जो था उसने निहत्ती भीड़ पर गोलियां बरसाई, बहुत सारे लोग मारे गए और एक ही गेट था वहाँ से निकलने का, जब तक वो गोली बरसाते रहे जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से किनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? खिलाफत आंदोलन आपको याद होगा, वो असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चला है और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, थोड़ा ये कहा सकता है ऐसे क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013-14 के अराउंड पीसीएस में, जब तिलक की मृत्यु हुई थी तो उनकी अर्थी को कंधा किस किसने दिया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया था। क्योंकि देखिए उस समय क्या था, तिलक की मृत्यु अराउंड 1920 के अराउंड हुई है, ठीक, और 1919 में 1920 में ही असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन चल रहे हैं, तो उस समय क्या था, गांधी जी की और इनकी दोस्ती रही होगी तो वो आ गए कंधा देने के लिए। लेकिन अगर आप कहते अगर इसी टाइप के नेता होते या फिर मोहम्मद अली जिन्ना होते तो वो क्या 1940-42 में आते? बिल्कुल नहीं आते, वो बिल्कुल 2 धड़ अलग हो गए थे हिंदू मुसलमान वाले। तो मोहम्मद अली खिलाफत कमेटी में थे और कौन था? मौलाना आज़ाद, ये दोनों थे। आंसर है यहाँ पर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, सही स्टेटमेंट है। ये ब्रिटिश शासन जो अत्याचार कर रही थी वो समूची भारतीय जनता पे कर रही थी, ना कि केवल हिंदुओं पे, ना कि केवल मुसलमानों पे, इसलिए उनको राष्ट्रवादी प्रवृत्ति अपनी दिखानी चाहिए। अभी कोई मुसीबत आ जाए देश पर तो ये दिखाना चाहिए कि भाई सब एक साथ है, ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग है कि मुसलमान अलग है। तो राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान की एकता शामिल हो सके और दिखाया जा सके दुनिया को कि हम लोग एक हैं। और मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को भी आमंत्रित किया कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना उपदेश दें। इसी तरीके से अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को करना था। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान से जोड़ने का काम किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, गलत है। और लास्ट है, तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो है तुर्की के सुल्तान पे असम्मानजनक या अपमानजनक शर्तें थोप रही थी, तो यहाँ के जो मुसलमान थे वो खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे, ठीक है, प्रमुख मानते थे, तो उनका कहना ये था कि भाई उसका सम्मान पुनः स्थापित हो, इसीलिए वो इतने प्रयासरत थे। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य 1 और 4 हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, ठीक।
महात्मा गांधी ने 1920 के आरंभ में घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा यूपी पीसीएस में हर बार बीईओ में और उसके साथ साथ आरओ यारो में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब ये नहीं है कि केवल यही वाली घटनाएं आ जाएं, घटनाएं आगे पीछे हो सकती हैं, पर आपको ध्यान रखनी है। एक अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों का जरूर आता है। ये तीनों आसपास में ही हुए हैं। एक अगस्त प्रस्ताव है 1940 में, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में है, तो इसका जरूर ये वाला ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, जहाँ पे नरम दल गरम दल एक साथ आ गए थे और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षकर्ता थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ है, 1919 में हुआ है, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को हुआ है। और लास्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 4 एंड 3, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से था? तो ये था असहयोग आंदोलन से। उन्होंने कहा था ना, कुछ रचनात्मक काम करिए, कुछ निषेधात्मक काम करिए, तो ये रचनात्मक कार्यों में संबंधित था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम दोनों में बराबर भागीदारी की। सही स्टेटमेंट है। असहयोग आंदोलन, आपसे भी बात हुई थी कि खिलाफत आंदोलन भी इस समय पे था। वो लोग बहुत एकता में थे, हिंदू मुस्लिम एक थे, इसीलिए क्या हुआ, धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश भी हुआ था और मुसलमान भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाके तक पहुंची। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन पूछे, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इस आंदोलन को भले ही कहा जाए कि असफल है, 1922 में चौरी चौरा में जब आग लगा दी थी एक थाने में, तो भले ही गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, बट ये काफ़ी सफल आंदोलन था। लाखों लोगों तक यह आंदोलन पहुंचा, किसान, दस्तकार, सब लोग आए। फिर उनके सामने क्या आया कि गांधी जी हमारे नेता हैं, सबका राजनीतिकरण हुआ, सब राजनीति की बातें करने लगे और असहयोग आंदोलन के कारण ही राष्ट्रीय भावना बहुत दूर दूर तक पहुंच पाई। क्वेश्चन नंबर 33, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1922 में इन्होंने, दिसंबर 1922, कई कई जगह 1923 भी मिलता है, तो ये इन्होंने स्थापना की है। नेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ये लोग जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया ना, तो इनको थोड़ा सा धक्का लगा। इनको लगा कि हम बिल्कुल चरम स्तर पे पहुंच गए थे, चरमोत्कर्ष पे थे, अब शायद हमें स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन गांधी जी ने ऐसे समय पे आंदोलन वापस ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, हम अपना एक अलग आंदोलन स्टार्ट करेंगे या अलग एक पार्टी बनाएंगे। तो इसी तरीके से, इसी क्रम में उन्होंने ये स्थापना की थी। देख लेते हैं यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा, यही कारण सही है, ठीक। और स्वराजवादी क्या कहते थे कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उसमें भाग लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना, वो लोग उस तरीके की बात कर रहे थे कि हम जो है छेद नहीं करेंगे, पर अगर वो गलत कहेंगे तो हम उसका वहीं पे जवाब देंगे, उस बिल को पास नहीं होने देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि सरकार में भाग लें। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के सहयोग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। सत्य कथन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी
और केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट, इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मुंडीमेन समिति की नियुक्ति कराई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि ये बहुत ही दमनात्मक कानून था, इसे निरस्त कराने के लिए संघर्ष भी किया। तो सत्य कथन है, 1 और 2 कथन दोनों सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 और स्वराज पार्टी दिसंबर 1922। अब बस यहीं पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई। गलत स्टेटमेंट है, उसने भगत सिंह वगैरह को नहीं रिहा किया था। ठीक है, इरविन और गांधी जी के बीच 1931 में समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता जिसे कहा जाता है, वो अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हुई थी, ना कि हिंसक। तो यहाँ सभी कैदी नहीं, केवल अहिंसक कैदी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया, सही है। और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जब कोई आपकी बात मान जाएगा तो आप धरना देना बंद कर देंगे, तो उसी तरीके से उस समय गांधी जी ने किया। सत्य कथन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन हुई क्यों थी? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC भी इसको बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये कौन था जिसने, वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस की ओर से कौन गया था? गांधी जी गए थे इंग्लैंड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था किस जहाज से वो गए थे, तो वो जहाज का नाम है SS राजपूताना। वैसे आजकल ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चन 2001 से 2005, 6, 8 तक आते थे, इस तरीके के क्वेश्चन अब का नहीं आ रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, फर्स्ट में नहीं गए थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा हमारा तो काम ही पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर दूसरी रखी, गांधी जी को कन्विंस किया, गांधी इरविन समझौता भी हुआ। 39, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, चुनिए। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के रखे गए हैं जिससे आपको याद हो जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इरविन समझौता मार्च में हुआ है, 5 मार्च 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौते की एक ड्रॉबैक ये कहा जाता है कि वो समझौता बिल्कुल सफल नहीं था क्योंकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। देखिए 5 मार्च को हुआ है लेकिन भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी गई, 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई है। यहाँ पे 1, 3, 2 और 4 सही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, सही स्टेटमेंट है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की है और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली भी स्थापित की। ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था, गलत स्टेटमेंट है ये बिल्कुल, मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था। और लास्ट स्टेटमेंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति, ये भी गलत है। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली थी वो एज इट इज़ बनी रही थी। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1935 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी?
9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी उसने, ठीक है, जिसमें 7 में उसे पूर्ण बहुमत था और 2 में उसने साझी सरकारें, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। इसके पहले हम एक क्वेश्चन इसमें का डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो ये बनी है पंजाब में और बंगाल में, असम और बम्बई में नहीं थी। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 43, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना पर विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस योजना समिति का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक, हरिपुरा। उसके बाद एक त्रिपुरी संकट भी आपको दिखाई देगा 39 में, उसको भी पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या था? त्रिपुरी संकट में गांधी जी सुभाष चंद्र चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने कांग्रेस के अध्यक्ष, परंतु सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, बी इज द करेक्ट आंसर। 45, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? सहजानंद ये अखिल भारतीय किसान संगठन से संबंधित थे, ठीक है, सैनिक व्यापारी नहीं थे। मजदूर और किसान में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये किसान संगठन से संबंधित थे। 45 का हो जाएगा बी आंसर। 46, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष में सबसे पहली बार पारित किया गया? तो ये वर्ष है 1940 में। 1940 में स्वाधीनता के बाद 2 भाग किए जाएं, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और ये कहा गया दूसरा जो भाग हो उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 47, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिए। क्यों दे दिए? इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण हमें पता है कि विश्व युद्ध में बिना अनुमति लिए भारतीयों को शामिल कर दिया गया था। तो डी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक मिनट, डी आंसर सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। डी। 48, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? ये थे विनोबा भावे को चुना था, जिन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया है। इनके बाद सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिप्स प्रस्ताव मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह 1942 में भारत आया, सही है। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये लेबर पार्टी के उग्र सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक रहे थे। तीसरा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। बिल्कुल नहीं, ये केवल स्वशासन की बात करते थे, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात। लेकिन बाद में ये भी फेल हो गया था पूरा। तो सत्य कथन क्या है? केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? कांग्रेस कमेटी, आपको याद होगा, इन्होंने भारत छोड़ो के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, ठीक, और गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का भी फैसला लिया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, 8 अगस्त 1942। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।